आप आ चुके हैं द मून शो पर और दोस्तों इसे देखो। Q1 में क्रिप्टो डेरिवेटिव्स का वॉल्यूम 18 ट्रिलियन पार कर गया। यानी इस साल के Q1 में पूरे स्पॉट मार्केट के साइज से 9 गुना ज्यादा। और इस आंकड़े के पीछे 5 ऐसे एक्सचेंज हैं जिन्होंने हर एक ट्रेड के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। हर एक को एक अलग मकसद के लिए बनाया गया है। तो हर एक्सचेंज वो किसी न किसी चीज में माहिर है ना? इस वीडियो के खत्म होने तक आप बिल्कुल जान जाएंगे कि हर एक को किस लिए बनाया गया था, ताकि मौजूदा ट्रेडिंग के लिए सबसे अच्छा एक्सचेंज चुन सके। उस आंकड़े के पीछे 5 एक्सचेंजों ने हर ट्रेड के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया और उनके बीच का अंतर सिर्फ फीस नहीं है, ये वो कैपिटल है जो हाथ से निकल गई, वो चालें जो गलत प्लेटफॉर्म पर चली गईं और इंस्ट्रूमेंट मिसमैच जो पोजीशन पहले से खुली होने के बाद ही सामने आता है। बाकी कहां है पैसा स्काइलर? बाकी कहां है? पूरा साल 2025 में सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजों को मिलाकर 92.9 ट्रिलियन डॉलर का आंकड़ा छुआ। 9 और 10 मार्च के वीकेंड पर जियोपॉलिटिकल तनाव के कारण तेल की कीमतें बढ़ गईं और ट्रेडिशनल मार्केट बंद थे। एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज खुला रहा। एक ही दिन में उस एक्सचेंज पर ऑयल कॉन्ट्रैक्ट ने एथेरियम से ज्यादा वॉल्यूम जनरेट किया। जिन ट्रेडर्स का अकाउंट तैयार था वे एक्शन ले सकते थे, जिनका नहीं था वे पूरी चाल से चूक गए। इस वीडियो के खत्म होने तक आप जान जाएंगे कि इन 5 प्लेटफॉर्म्स में से हर एक को किस लिए बनाया गया था और कौन सा आपके सेटअप के लिए सही है। क्या यहाँ 5 ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो आपके रडार पर होने चाहिए और हर एक को किस लिए बनाया गया था, यही आप जानने वाले हैं। ज्यादातर ट्रेडर्स डिफॉल्ट रूप से बिनेंस को क्यों चुनते हैं? जवाब सीधा है, लिक्विडिटी। बिनेंस वॉल्यूम के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा फ्यूचर्स एक्सचेंज है। Q1 2026 में इसने 4.9 ट्रिलियन डॉलर के डेरिवेटिव्स प्रोसेस किए, जो अगले 2 सबसे बड़े एक्सचेंजों को मिलाकर भी ज्यादा है। यही बात आपके ऑर्डर के दूसरी तरफ किसी भी अन्य एक्सचेंज की तुलना में अधिक ट्रेडर्स को लाती है। इसका मतलब है एंट्री और एग्जिट पर और BTC और ETH जैसे बड़े पेयर्स पर टाइट स्प्रेड्स, यह ट्रेड्स में जुड़ता जाता है। लेकिन क्या होगा अगर आप जो ट्रेड चाहते हैं वो क्रिप्टो में ना हो? जनवरी 2026 में बिनेंस ने गोल्ड और सिल्वर को परपेचुअल्स के रूप में लॉन्च करके एक कदम और आगे बढ़ाया। वे USDT में सेटल होते हैं और 8 घंटे के साइकिल पर फंडिंग फीस के साथ 2400 घंटे ट्रेड कर रहे हैं। लॉन्च के कुछ ही दिनों बाद गोल्ड और सिल्वर बिनेंस फ्यूचर्स पर वॉल्यूम के मामले में टॉप 5 एसेट्स में शामिल हो गए थे, जो बिटकॉइन और एथेरियम को टक्कर दे रहे थे। बिनेंस उन ट्रेडर्स के लिए बनाया गया था जिन्हें एक ही अकाउंट पर डेप्थ, एग्जीक्यूशन और सबसे बड़ी एसेट रेंज तक पहुंच की जरूरत होती है। यह बिनेंस है। अब आइए एक ऐसे प्लेटफॉर्म को देखें जो पूरी तरह से एक अलग समस्या के इर्द गिर्द बनाया गया है। बायबिट वॉल्यूम के मामले में दूसरा सबसे बड़ा फ्यूचर्स एक्सचेंज है और 2026 में यह एक ही अकाउंट के तहत 2 अलग अलग एनवायरनमेंट चलाता है, एक क्रिप्टो फ्यूचर्स एक्सचेंज और MT5 के जरिए एक ट्रेड FI डेस्क, जो स्टैंडर्ड क्रिप्टो पर्प ऑफरिंग के साथ साथ CFD के रूप में स्टॉक्स, मेटल्स, इंडिसेस, फॉरेक्स और कमोडिटीज तक पहुंच देता है। तो आप जो ट्रेड चला रहे हैं उसके लिए यह क्यों मायने रखता है? क्योंकि इसका मतलब है कि जो ट्रेडर क्रिप्टो और ट्रेडिशनल एसेट्स दोनों का एक्सपोजर चाहता है, उसे ऐसा करने के लिए अकाउंट्स, डिपॉजिट्स या इंटरफेस को बांटने की जरूरत नहीं है। उस डेस्क पर ट्रेडिशनल एसेट्स CFD हैं, परपेचुअल्स नहीं, जिसका मतलब है कि पोजीशन को बनाए रखने का तरीका और लागत अलग तरह से काम करती है और यह इस बात को प्रभावित करता है कि आप पोजीशन खोलने से पहले ट्रेड को कैसे स्ट्रक्चर करते हैं। बायबिट उस ट्रेडर के लिए बनाया गया था जो प्लेटफॉर्म्स पर कैपिटल बांटे बिना एक ही अकाउंट पर क्रिप्टो और ट्रेडिशनल एसेट एक्सपोजर चाहता है। वैसे आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में मेरे लिंक का इस्तेमाल करके बायबिट के लिए साइन अप बोनस, $100 का वेलकम बोनस, $30,000 तक का डिपॉजिट और एक VIP अपग्रेड पा सकते हैं। अब उस प्लेटफॉर्म पर चलते हैं जो पूरी तरह से एक अलग लिमिटेशन के इर्द गिर्द बनाया गया है। मार्जिन OKX वॉल्यूम के मामले में तीसरा सबसे बड़ा फ्यूचर्स एक्सचेंज है, लेकिन यह वॉल्यूम के बारे में नहीं है। तो आपके ट्रेड को मैनेज करने के तरीके के लिए इसका असल में क्या मतलब है? OKX ने एक ऐसा अकाउंट बनाया है जहां आपका पूरा बैलेंस हर मार्केट में एक साथ मार्जिन के रूप में गिना जाता है, स्पॉट, फ्यूचर्स, पर्प्स और ऑप्शंस, बिना हर एक के लिए अलग से कैपिटल एलोकेट किए। और मार्च 2026 में इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज, वो कंपनी जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की मालिक है, उसने $25 बिलियन के वैल्यूएशन पर OKX में इन्वेस्ट किया, जिसका प्लान इस साल के अंत में OKX यूजर्स के लिए टोकनाइज्ड NYSE स्टॉक्स और डेरिवेटिव्स लाने का है।
OKX उस ट्रेडर के लिए बनाया गया था जो एक साथ कई एसेट क्लासेस में पोजीशन चलाता है और उसे मार्जिन के हर डॉलर को जितना हो सके उतने एफिशिएंट तरीके से काम पर लगाने की जरूरत होती है। और अगला एक्सचेंज किसी ऐसी चीज के इर्द गिर्द बनाया गया था जो दूसरों के पास नहीं है। 9 और 10 मार्च के वीकेंड पर जैसे ही मिडिल ईस्ट के तनाव ने तेल की कीमतों को बढ़ा दिया, हाइपरलिक्विड ने तेल ट्रेडिंग वॉल्यूम में 1.2 बिलियन डॉलर से अधिक का प्रोसेस किया और उस ऑयल कॉन्ट्रैक्ट ने एक ही दिन में एथेरियम से अधिक वॉल्यूम जनरेट किया। तो ये किस वजह से मुमकिन हुआ? हाइपरलिक्विड अपनी खुद की लेयर एक ब्लॉकचेन पर चलता है, कोई गैस फीस नहीं, 1 सेकंड से भी कम समय में एग्जीक्यूशन और आपका मार्जिन आपके अपने वॉलेट में रहता है। इस सेट के हर दूसरे एक्सचेंज के उलट इसमें कोई सेंट्रल कस्टडी नहीं है, कोई CEX स्ट्रक्चर नहीं है और हर ट्रेड पूरी तरह से ऑन चेन सेटल होता है। तो मार्केट ने इस पर कैसी प्रतिक्रिया दी है? मार्च 2026 के मिड तक हाइपरलिक्विड के पास सभी परपेचुअल DEX वॉल्यूम का 44% हिस्सा था और इसी स्केल ने अगले कदम को मुमकिन बनाया। 18 मार्च को S&P डाउ जोन्स इंडिसेस ने आधिकारिक तौर पर हाइपरलिक्विड पर परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए XYZ ट्रेड करने के लिए S&P 500 को लाइसेंस दिया। वही बेंचमार्क जो ETF एसेट्स में ट्रिलियंस को चलाता है, वह कॉन्ट्रैक्ट अब एलिजिबल नॉन US इन्वेस्टर्स के लिए एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पर परपेचुअल के रूप में उपलब्ध है और इसने अपने पहले ही दिन $100 मिलियन का वॉल्यूम छुआ। हाइपरलिक्विड उस ट्रेडर के लिए बनाया गया था जिसे ट्रेडिशनल मार्केट बंद होने पर एक्सेस की जरूरत होती है और कस्टडी की, जब वे अपने मार्जिन के साथ किसी सेंट्रल एक्सचेंज पर भरोसा नहीं करते हैं। ये हाइपरलिक्विड है और इस ब्रेकडाउन का आखिरी एक्सचेंज कुछ ऐसा कवर करता है जो किसी और के पास नहीं है। आपको क्या करना चाहिए जब आप जिस एसेट को ट्रेड करना चाहते हैं वो अन्य 4 एक्सचेंजों में से किसी पर भी मौजूद न हो? यही वो मामला है जब आप VEEX का रुख कर सकते हैं। VEEX पर 1700 से अधिक क्रिप्टो करेंसी और 2100 ट्रेडिंग पेयर्स हैं जो इस ब्रेकडाउन के किसी भी अन्य एक्सचेंज से अधिक हैं और ये कवरेज असली वॉल्यूम जनरेट करता है। एक ही 24 घंटे की अवधि में VEEX ने फ्यूचर्स में $112 बिलियन चलाए, जिसका मतलब है कि इस प्लेटफॉर्म पर मिड कैप और इमर्जिंग टोकन्स में असली वॉल्यूम और लिक्विडिटी है। बड़े पेयर्स पर लिक्विडिटी बड़े एक्सचेंजों की तुलना में कम होती है, लेकिन मिड कैप और इमर्जिंग टोकन्स पर मार्केट तब मौजूद होते हैं जब दूसरे नहीं होते। VEEX उस ट्रेडर के लिए बनाया गया था जिसे मेन स्ट्रीम से आगे एक्सेस की जरूरत होती है और वो उस एसेट को ढूंढ लेता है जिसे वो ढूंढ रहा है जब बाकी 4 इसे नहीं रखते हैं। ये VEEX है। अब आपके पास 5 हैं। जोखिमों पर बात करने से पहले अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स को चेक करें। हमारे पार्टनर्स के पास फिलहाल बोनस, कैशबैक और लेवरेज ऑप्शंस हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारे लिंक्स का इस्तेमाल करें और अगर आप पहली बार क्रिप्टो खरीदना चाहते हैं तो आप क्रिप्टो खरीदने, ऑयल, गोल्ड और कमोडिटीज ट्रेड करने के लिए क्रेडिट कार्ड या एप्पल पे का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप प्लेटफॉर्म्स को जानते हैं। इनमें से किसी पर भी ओपन करने से पहले 2 चीजें हैं जो हर ट्रेडर को पहली पोजीशन से पहले साफ होनी चाहिए। ज्यादातर लोग तब तक दोनों में से किसी को चेक नहीं करते जब तक कि वे पहले से अंदर ना हो। अपना अगला ट्रेड खोलने से पहले 2 जोखिमों को चेक करना जरूरी है। जोखिम 1, गलत कॉन्ट्रैक्ट खोलना। कोई भी कमोडिटी पोजीशन खोलने से पहले चेक करें कि आपके प्लेटफॉर्म पर कॉन्ट्रैक्ट आपके चार्ट पर जो आप एनालाइज कर रहे हैं उससे मेल खाता है या नहीं। स्पॉट प्राइस और फ्यूचर्स प्राइस एक जैसे नहीं होते हैं और एक ही एसेट पर CFD और परपेचुअल के काम करने का तरीका और होल्डिंग कॉस्ट अलग अलग होती है। अगर टिकर मेल नहीं खाता है तो आपकी एंट्री, स्टॉप और टेक प्रॉफिट सभी उस प्राइस से अलग प्राइस पर बेस्ड होते हैं जिसे कॉन्ट्रैक्ट ट्रैक करता है। जोखिम 2, छिपी हुई होल्डिंग कॉस्ट। कई दिनों की पोजीशन पर फंडिंग रेट एक बार की फीस नहीं है। यह हर 8 घंटे में लगती है, हर साइकिल में कंपाउंड होती है और ये रेट प्लेटफॉर्म और एसेट के हिसाब से अलग होती है। जो एक छोटी रेट लगती है, ट्रेड जितने लंबे समय तक खुला रहता है उतनी ही बढ़ती जाती है। कोई भी कई दिनों की पोजीशन खोलने से पहले उस खास प्लेटफॉर्म पर उस खास एसेट के लिए फंडिंग कॉस्ट का हिसाब लगाएं। वह आंकड़ा आपके ट्रेड प्लान में एंट्री करने से पहले होना चाहिए, क्लोज करने के बाद नहीं। अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं कि फंडिंग रेट आपकी लिक्विडेशन प्राइस को कैसे प्रभावित करती है तो स्क्रीन पर दिए गए कार्ड को चेक करें। तो यही वो चीजें हैं जिनके लिए इनमें से हर एक्सचेंज को बनाया गया था। कॉस्ट, रिस्क और अंदर जाने से पहले क्या चेक करना है, जिसका मतलब है कि अगली बार जब कोई मौका सामने आएगा तो आप पहले से ही जानते होंगे कि किस एक्सचेंज का इस्तेमाल करना है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स इसी तरह काम करते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि इनमें से हर एक्सचेंज को चलाने की असल में क्या कॉस्ट आती है, फीस, स्लिपेज और हर साइड पर असली रिस्क, तो हमारा CEX वर्सेस DEX वीडियो देखें, कार्ड स्क्रीन पर है। अब जिन मकसदों के लिए ये प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं और ट्रेडर्स के लिए वे जिस तरह के डिजिटल एसेट्स ऑफर करते हैं उसकी रेंज बहुत बड़ी है। लेकिन मार्केट में एक नया प्लेयर आया है जिसके बारे में आपने जरूर सुना होगा,
वो है प्रिडिक्शन मार्केट प्लेटफॉर्म्स। और अगले वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे कि वे क्या हैं और ट्रेडर्स उनका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, ताकि आप जान सकें कि वे आपके सेटअप के लिए सही हैं या नहीं। लाइक बटन को दबाना, अभी सब्सक्राइब करना न भूलें और यहां सामने आ रहे इस वीडियो पर क्लिक करें जो आपका दिमाग हिला देगा। वहां मिलते हैं। बाय बाय।